Hello everyone, this is Kanika explaining the topic entitled Pharmacology of Anti-Leprotic Drugs. So, first of all, I'll be compiling definition, brief history about leprosy, sign and symptoms related to leprosy, classification, reactions involved in leprosy, and then at last pharmacology or classification of drugs involved for the treatment or management of leprosy. सो लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो लेप्रोसी को हम हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई बेसिलस से होती है। द डिजीज मेनली अफेक्ट्स स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोसल सरफेसेस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आईज। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये एवरेज ऑन एन एवरेज 5 मंथ्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और yes this can be transmitted via droplets, nose और माउथ या फिर frequent contacts के थ्रू अगर किसी अनट्रीटेड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में हम आते हैं तो then you may get affected by the disease. Further, टॉकिंग अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री, देखें अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लेप्रोसी एक बहुत पुरानी डिजीज है। पहले के ज़मानों में चौल मोगरा ऑयल से इसका ट्रीटमेंट किया जाता था। एक वीक एंटी लेप्रोटिक एजेंट है चौल मोगरा ऑयल, बट इस एक हिंदू कल्चर में इसका बहुत यूज हुआ है चौल मोगरा ऑयल का। उसके बाद 1940s में डेप्सोन नाम से एक ड्रग, सल्फोन ड्रग आई थी, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट सल्फोन। एक प्रोटोटाइप ड्रग की तरह डेप्सोन यूज हुई थी 1940s के दौरान। 1960s में क्योंकि इस ड्रग को मोनोथेरेपी की तरह बहुत ज्यादा यूज किया गया तो इस ड्रग ने एक रेजिस्टेंस अपने लिए ले ली। उसके बाद क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई थी तो हमको एक मल्टीपल ड्रग रेजिमेंट की जरूरत होने लगी, जिसके लिए आगे जाकर अलग अलग ड्रग्स का भी आविष्कार किया गया। 1960s में आई क्लोफाजिमीन और रिफैम्पिन जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी ड्रग साबित हुई। 1981 में MDT दैट इज मल्टी ड्रग थेरेपी को रिकमेंड किया गया WHO के द्वारा 1981 के अंदर। उसके बाद 1995 में WHO ने MDT फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग को पूरा एक रेजिमेंट तैयार किया जिसके अंदर लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स प्रिपेयर करी गई। आगे जाकर 19वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सी ड्रग्स इनका रिसर्च किया गया और उनको यूज किया गया लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए, जिनमें से सल्फोनामाइड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, मैक्रोलाइड्स, मीनोसाइक्लिन्स बहुत अच्छी ड्रग साबित मल्टी ड्रग रेजिमेंट के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के सिम्टम्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दो तरह के सिम्टम्स में हम बांटते हैं लेप्रोसी के साइंस को या सिम्टम्स को, जो कि हैं दो, स्किन रिलेटेड सिम्टम्स और नर्व रिलेटेड सिम्टम्स। स्किन रिलेटेड सिम्टम्स में आते हैं मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, थिक और ड्राई स्टिफ स्किन, लॉस ऑफ आई लैशेस और आईब्रोज, पेनलेस अल्सर ऑन द सोल और पॉजिटिव स्किन स्मेयर्स। मैक्यूल्स का मतलब है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में डिस्कलरेशन हो जाती है, दैट इज नोन एज मैक्यूल्स। पैप्यूल इज एक तरीके का उभार आना स्किन के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड की प्रेजेंस ना होना, दैट इज पैप्यूल्स। नर्व रिलेटेड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वीकनेस महसूस होती है मसल्स में, क्योंकि आपके नर्व एंडिंग में एक लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है स्किन के अंदर, जो आपकी नर्व्स एंडिंग्स आ रही होती हैं। इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं उनमें इनलार्जमेंट हो जाती है। आई रिलेटेड प्रॉब्लम एक मेन इशू है इस डिजीज का। रेडिशनेस ऑफ आईज हो जाता है, थिकनिंग, और इसके साथ पेन रहता है। इसके अलावा थिकन पेरिफेरल नर्व ट्रंक भी इसका एक सिम्टम है। नेक्स्ट, लेप्रोसी को हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में। सबसे पहले WHO और NLCP ने नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम में 2009 में लेप्रोसी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज पॉसीबैसिली लेप्रोसी एंड मल्टीबैसिली लेप्रोसी। पॉसीबैसिली लेप्रोसी के अंदर उन्होंने उस चीज को डिवाइड किया कि अगर जो आपका लेप्रोटिक रीजन है, जो भी स्किन रीजन है जिसके अगर हम उसका स्मेयर टेस्ट करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट करें, और स्मेयर टेस्ट के बाद अगर वो नेगेटिव आती है साइड, तो वो पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी के अंदर काउंट हो सकता है। वेराज ऑन द अदर साइड अगर स्मेयर पॉजिटिव है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। अगर बैसिली दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोब्स का नंबर ज्यादा आ रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर पॉसीबैसिलरी, और वाइस वर्सा इन मल्टीबैसिलरी। अगर लेजन का नंबर कम है तो पॉसीबैसिलरी के अंदर काउंट होता है, ज्यादा है तो मल्टीबैसिलरी के अंदर। एक निमोनिक मैंने फॉर्म किया है DR6M और एक DRC2Y, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ट्रीटमेंट रेजिमेंट के लिए है, दैट इज D स्टैंड्स फॉर डेप्सोन, R स्टैंड फॉर रिफैम्पिन, 6 इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कब तक चलता है, और M स्टैंड्स फॉर मंथ। उसी तरह दूसरी तरफ हम आगे एक्सप्लेन करेंगे
कि मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी के अंदर ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन में आता है अकॉर्डिंग टू रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन, जो उनको डिवाइड किया गया था, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ट्यूबरक्यूलॉइड टीटी, बॉर्डरलाइन बीटी, मिड बॉर्डरलाइन बीबी, बॉर्डरलाइन लेप्रोमैटस इज BL एंड लेप्रोमैटस इज LL। इसका एक निमोनिक आपको आसानी से याद करने के लिए बनाया गया है, जो है ट्यूबरक्यूलॉइड बिकम्स लेप्रोमैटस if it crosses borderline, that is tuberculoid become lepromatous if it crosses borderline। तो ये tuberculoid बन जाएगा lepromatous अगर ये क्रॉस करता है इस बॉर्डर लाइन को। सो इसको एक और निमोनिक है, TT is LL if it crosses B in short। इसमें सब आ जाता है TBL। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कॉन्सेप्चुअली अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन सब के अंदर क्या डिफरेंस है, कि ऐसे सीवियरिटी बढ़ती है लेप्रोसी की। तो लेप्रोसी में जो आप देखिए, अगर इम्यूनिटी किसी भी, अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यूनिटी बॉडी की बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है हमको ठीक करने के अंदर। तो दो तरह की हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो होती है जो सेल से रिस्पॉन्स कर रही है, और ह्यूमरल ओवरऑल जो हमारी होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम ट्यूबरक्यूलॉइड से लेप्रोमैटस की तरफ जाते हैं तो हमारी डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल ह्यूमरल म्यूटेटेड हमारी जो इम्यूनिटी है वो इंट्रासेल्युलरली काम नहीं करती, और जो बैक्टीरिया है, बेसिली है, वो इंट्रासेल्युलरी सेल के अंदर जाकर अपने आप को हाइड कर लेता है और वहां पर जाके अपना अफेक्ट करता है, जहां ह्यूमरल हमारी इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती। इन दैट केस हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत अच्छा काम करती है, जो कि हमें मिलती कहां पर है? इस तरफ। इसीलिए ये लेस सीवियर होती है क्योंकि यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, और ये मोर सीवियर होती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी काम करती है, जो कि यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होती है। दैट इज व्हाई इट इज मोर सीवियर एंड इट इज लेस सीवियर। नेक्स्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्व इन लेप्रोसी। अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं जो लेप्रोसी में इन्वॉल्व हैं, तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। इसको आप टाइप 1 भी बोल सकते हैं और इसको आप टाइप 2 भी बोल सकते हैं। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज लेप्राई रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में इंक्लूड होगा आपका ट्यूबरक्यूलॉइड एंड बॉर्डरलाइन लेप्रोमैटस। इसमें आपका इंक्लूड होता है लेप्राई रिएक्शन में लेप्रोमैटस। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज इसमें आप हाइपर सेंसिटिविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, जो कि लेप्राई रिएक्शन में नहीं होता। लेप्राई रिएक्शन में रिलीज होते हैं एंटीजेंस फ्रॉम किल्ड बेसिलाई। आपने ज़ायरिश हर्जिमर टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम सुना होगा, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिली की जो डेड बॉडीज होती हैं, उनसे एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और कुछ तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, वो इसके अंदर काउंट होते हैं। तो लेप्राई रिएक्शन सीवियर हो जाता है उस कंडीशन में। इसके बाद नेक्स्ट, ये इसमें एरिथीमिया नोडोसम लेप्रोसी, दैट इज ENL। ये एक लेप्रोसी के अंदर एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आपकी इम्यूनिटी मीडिएटेड नोडोसम प्रोड्यूस होते हैं, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उसके बाद आपके उस इन्फेक्शन के अंदर जो नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं एक तरीके के, जिसकी वजह से आपको मलेज फीवर जैसी सिम्टम्स भी क्रिएट होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होंगे, जो आपके नोड्यूल्स होंगे, वो लार्ज रेड सोलन और पेनफुल लेजन्स क्रिएट करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये क्यूटेनियस अल्सरेशन कॉज करता है, पेनफुल एंड टेंडर नर्व्स इसमें इसका एक कंसर्न पार्ट है, एंड सोलन नर्व्स ऑल्सो। इसकी जो ट्रीटमेंट रेजिमेन होती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड क्लोफाजिमीन से के थ्रू होती है, कंट्रोल करने के लिए एरिथमा नोडोसम लेप्रोसम के लिए, जो कि हमने इसमें मेनली बोला, बट इसमें इसके सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। थैलिडोमाइड ड्रग जो है वो इसमें इनफेक्टिव है। एज कंपेयर टू दिस, क्लोफेजिमीन का एक इफेक्टिव रेजिमेन है, ड्रग है माइल्ड टू मॉडरेट रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। प्रेडनिसोलोन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक पार्ट है, वो इफेक्टिव ड्रग है कंट्रोल करने के लिए सीवियर इन्फेक्शन इन लेप्रोसी। थैलिडोमाइड भी इसमें यूज करते हैं ENL लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए।